हमारा इम्यून होस्ट डिफेंस दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि दूसरी को एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी ऐसी रेजिस्टेंस देती है जो कि पहले से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। जब कोई माइक्रोब आता है, कोई एंटीजन आता है और बॉडी उससे एक्सपोज होती है, उस एक्सपोजर से पहले ही बॉडी के अंदर इनेट इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होता है। ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, बिकॉज इसके अंदर होस्ट का ऐसा बैरियर मौजूद है जो इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट नॉन स्पेसिफिकली काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्किन है तो ये एक ऐसा बैरियर है जो नॉन स्पेसिफिकली हर किस्म के माइक्रोब को रेजिस्ट करेगा, बॉडी में एंटर नहीं होने देगा। सेम इज़ द केस विद म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिन चीज़ों को ये इन्वॉल्व करता है, उसमें कुछ किस्म के सेल्स भी होते हैं, जैसा कि नेचुरल किलर सेल्स हैं। नेचर किलर सेल्स का क्या काम है कि जैसे ही कोई माइक्रोब या कोई पैथोजन या कोई एंटीजन आता है और वो नेचर किलर सेल के करीब आता है, नेचर किलर सेल्स एक्चुअली उसको इनगल्फ करते हैं, उसको किल करते हैं। अब नेचर किलर सेल्स का काम किलिंग ऑफ माइक्रोब है, वो नॉन स्पेसिफिकली किल करेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टाइप का ही सेल है जिसको वो किल करें, वो हर तरह के फॉरेन पार्टिकल को किल करने की कोशिश करते हैं। सो ये इनेट इम्यून का पार्ट बनता है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसा कि कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये तकरीबन 20 प्रोटीन्स हैं डिफरेंट टाइप की, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, वो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और इनका काम भी नॉन स्पेसिफिकली हर तरह के पैथोजन से बॉडी को डिफेंड करना होता है। इसी तरह से कुछ और सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये इंटरफेरॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये किसी एक टाइप के माइक्रोब के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। मतलब ये नहीं होगा कि ये किसी सिर्फ एक तरह के वायरस के लिए या किसी एक तरह के बैक्टीरिया के लिए ये इंटरफेरॉन एक्ट कर सकते हो। ये इंटरफेरॉन्स एक्चुअली हर तरह के पैथोजन से बॉडी को सेव करते हैं। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में जो सेफ्टी है बॉडी की, जो बॉडी को प्रोटेक्शन दी जाती है, उसमें वो कुछ डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस के थ्रू दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेगोसाइटोसिस हो सकती है, जिसके अंदर किसी भी आने वाले माइक्रोब को इनगल्फ कर लिया जाए, फेगोसाइटोज कर लिया जाए, अल्टीमेटली उसकी प्रोसेसिंग हो और उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको एंटीजन के तौर पे प्रेजेंट किया जा सके। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन जो है वो किसी भी माइक्रोब के आने के बाद उस जगह पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अगर कोई स्टिंग होता है, जैसे हनी भी है, अगर वो कहीं उसका बाइट है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है। वो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली नीडेड होती है इसलिए कि आपको उस टॉक्सिन से महफूज किया जाए जो कि हनी बी ने अपने स्टिंग के दौरान बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया होता है। सो उस टॉक्सिन से बचाने के लिए वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है जिससे बॉडी के अंदर आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स और इन्फेक्शन से जान छुड़ाई जाती है और डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स को ख़त्म किया जाता है। आप देखिए कि अगर कहीं पिंपल बन जाता है, सपोज वहाँ कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि आ चुका होता है, कोई ना कोई माइक्रोब है जो कि वहाँ आके स्वेलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और उसके बाद उसमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज़ वो जो पस है वो क्या है कि वो सेल्स जो फाइट करते हैं वो उसके बाद पस उसी से प्रोड्यूस होती है, उन्हीं फाइटिंग सेल्स के साथ ही प्रोड्यूस होती है और वहाँ से आपकी स्किन जो है वो पहले इन्फ्लेम होगी, पिंपल बनेगा, फिर उसमें पस पड़ गई और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उस माइक्रोब जो है उससे जान बिल्कुल छूट जाएगी। सो ये एक इन्फ्लेमेशन का तरीका जो है ये भी इनेट इम्यून सिस्टम डेवलप करता है बॉडी को सेव करने के लिए। जब एक्सपोजर होता है किसी भी माइक्रोब का, कोई भी माइक्रोब आया और उसने आके बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया है, तो उसके बाद जो इनेट इम्यून सिस्टम है ऑर्गेनिज़म का वो काम करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं होती।
मतलब ये नहीं होता कि एक बैक्टीरिया आए तो इनेट इम्यून का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है, वो पार्ट है इनेट इम्यून सिस्टम का। जब कोई माइक्रोब आके आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट करता है, ये नहीं होता कि स्किन मैनी फोल्ड्स थिक हो जाए या स्किन के ऊपर बहुत सी लेयर्स आ जाएं, ऐसा नहीं होता। म्यूकस मेम्ब्रेन वही होती है जितनी होती है, वो डेवलप नहीं होना शुरू करती, उसके सेल्स मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देते। इसी तरह से जो आपका कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है, उसमें कोई अगर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कोई बेसिक प्रोटीन्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होके तो अपने आप को बहुत डाइवर्स किस्म की प्रोटीन्स बना दें, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब आप आके एक्सपोज होते हैं किसी भी माइक्रोब से, तो इनेट इम्यूनिटी आपको उससे सेव करती है, लेकिन एक्सपोजर से पहले भी उतना ही इंटैक्ट सिस्टम होता है इनेट इम्यून सिस्टम जितना कि एक्सपोजर के बाद होता है। जबकि ये करेक्टरिस्टिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर नहीं होता। वहाँ ये होता है कि जब आके माइक्रोब इंटरेक्ट करता है, उसके बाद एक्सपोजर के बाद ज़्यादा बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देती है। इसके अलावा जो इनेट इम्यूनिटी का एक और काबिल ज़िक्र करैक्टर है वो ये है कि इसके अंदर मेमोरी नहीं होती, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। मेमोरी बी सेल्स बनते हैं, मेमोरी टी हेल्पर सेल्स बनते हैं, मेमोरी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो एक दफ़ा होने वाले एक्सपोजर को जो है कंसिडरेशन में रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अडेप्टिव इम्यून सिस्टम दिया जाए। यही वजह है कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्सपोजर के बाद जो है ज़्यादा, जितनी दफ़ा ज़्यादा एक्सपोज होते जाएंगे सेम माइक्रोब से, उतनी आसानी के साथ उसको अडेप्ट करेगा। लेकिन इनेट इम्यून सिस्टम जो है, इसके अंदर मेमोरी के लिए कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्किन है, स्किन के साथ आके कोई भी माइक्रोब इंटरेक्ट करे, स्किन को उसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पहले भी आया था। स्किन ने जस्ट ये करना है कि माइक्रोब आया, अटैच हुआ है उसके साथ, तो उसने बॉडी के अंदर उसको एंटर नहीं होने देना। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इनेट इम्यून सिस्टम के। जो इनेट इम्यून सिस्टम है ये दो तरीके से मेनली फंक्शन करता है। एक तो इसका ये काम है कि ये इन्वेडिंग माइक्रोब्स को किल कर दे, मतलब जो भी माइक्रोब आ रहे हैं, जैसे हमने बात की कि नेचर किलर सेल्स हैं, तो वो दे विल किल द माइक्रोब वट एवर इज़ एक्चुअली यू आर बीइंग एक्सपोज टू। और दूसरा इसका काम ये होता है कि ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। मतलब ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और इनेट इम्यून सिस्टम अलग अलग से काम नहीं करते, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दोनों सिस्टम्स इकट्ठे काम करते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इनेट आर्म के सेल्स हैं, ये माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, और जो भी मतलब आने वाला माइक्रोब है उसकी किलिंग न्यूट्रोफिल्स करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और टाइप के सेल्स हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हैं या जैसे डेंड्रिटिक सेल्स हैं। वो क्या करेंगे कि वो दोनों काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम, यानी वो माइक्रोब को किल भी करते हैं, और दूसरा अहम काम वो क्या करते हैं, हमने ये पहले पिछले लेक्चर में भी बहुत तफसील में डिस्कस किया है कि किस तरह से ये मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये एंटीजन को सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। जब कोई माइक्रोब आता है और इनके अंदर आके उसकी प्रोसेसिंग होती है, एंटीजन बनता है उसका, या कोई एपिटोप होता है, वो MHC क्लास के साथ इन सेल्स की सरफेस पे एक्सपोज होता है। और वो जो MHC और एंटीजन का कम्प्लेक्स है, दैट वुड एक्चुअली बी डिटेक्टेड बाय द हेल्पर टी सेल्स, और हेल्पर टी सेल का TCR जो है वो आके उसके साथ अटैच होता है। तो जो हेल्पर टी सेल्स को एक्सपोज करके उसके सामने एंटीजन को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो जॉब भी मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल से परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दैट इज़ एक्चुअली द पाथवे जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा।
जब लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, टी सेल्स और बी सेल्स, और उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंड ऑल दैट डोमेन इज़ ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो अब दो काम किए। अब जैसे न्यूट्रोफिल्स थे, उन्होंने क्या किया है, सिंपली उन्होंने किलिंग की है माइक्रोब की। लेकिन जब हम इसके कंपैरिजन में बाकी सेल्स की बात करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, तो वो एक तो किल किया उन्होंने, और दूसरा फिर उन्होंने एंटीजन को सरफेस पर प्रेजेंट किया ताकि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर सके। इनेट इम्यूनिटी माइक्रोब को एलिमिनेट भी कर रही होती है और इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमें बचा भी रही होती है। लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि इनेट इम्यून सिस्टम इज़ द ओनली सिस्टम विच इज़ एडिक्वेट टू गेट रिड ऑफ एवरी टाइप ऑफ माइक्रोब। ऐसा नहीं होता। इन लॉन्ग रन ये एक सफिशेंट सिस्टम नहीं है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। उसकी रीज़न क्या है कि इनेट इम्यून सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं। अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अगर इनेट इम्यून सिस्टम मौजूद है तो आप हर तरह के माइक्रोब से बच जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबके पास स्किन मौजूद है, लेकिन ये नहीं होता कि हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्रॉस हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी पैथोजन आपको जो है अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे उसके वेज हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब एक डिज़ीज़ है जिसे हम SCID कहते हैं, ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिज़ीज़ है। जिन बच्चों में ये डिज़ीज़ होती है उनमें इनेट इम्यून सिस्टम बिल्कुल इंटैक्ट होता है, बड़े अच्छे से फंक्शनल होता है, लेकिन इनका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो एक्टिव नहीं होता। अब अगर इनेट इम्यून सिस्टम तो डेवलप्ड है लेकिन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये बच्चे बहुत सारे इन्फेक्शंस का एक्सपोजर बर्दाश्त करते हैं, और इन्हें इस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो, और इनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सिर्फ इनेट इम्यून सिस्टम ही एडिक्वेट होता तो इन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना होता। जो भी माइक्रोब आए वो इनेट इम्यून सिस्टम उसके साथ डील करे और वो सेफ़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की अपनी इम्पोर्टेंस है, और उसके बिना भी किसी भी ऑर्गेनिज़म का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। इनेट इम्यून सिस्टम के डिफरेंट किस्म के आर्म्स हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब ये डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे अहम जो बात है इम्यून सिस्टम की जो बेस है वो ये होती है कि सेल्फ़ और नॉन सेल्फ़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी हो। इम्यून सिस्टम इसीलिए आपको फॉरेन पार्टिकल से बचा सकता है क्योंकि वो सेल्फ़ और नॉन सेल्फ़ के दरमियान तमीज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो आपके सेल्स में भी लिपिड मौजूद है, और कोई बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे भी लिपिड मौजूद हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, और जो बैक्टीरियल बॉडी है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इम्यून सिस्टम माइक्रोब को ही क्यों इनगल्फ करता है? इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल्फ है और कौन सा नॉन सेल्फ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे मौजूद ऐसे लिपिड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए जाते हैं जो कि ह्यूमन सेल्स के ऊपर नहीं होते। मतलब उनका डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल पैटर्न डिफरेंट है ह्यूमन का भी और माइक्रोब्स का भी। सो इस बेस पे उनकी रिकग्निशन इनेट इम्यून सिस्टम कर लेता है कि ये जो लिपिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ह्यूमन सेल के लिपिड या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एंड सो ऑन। जो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिटेक्ट किए जाते हैं। अब ये डिटेक्शन होती कैसे है? इसके लिए इनेट इम्यून सिस्टम जो है उसमें एक काबिल ज़िक्र कंपोनेंट रिसेप्टर्स की मौजूदगी है। इन रिसेप्टर्स को हम पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये किसी भी माइक्रोब की सरफेस पे मौजूद मोलेकुलर पैटर्न को डिटेक्ट करेंगे। ये वो मोलेकुलर पैटर्न है जो कि ह्यूमन के सेल जैसा नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली किसी भी माइक्रोब का मोलेकुलर पैटर्न है जो उसकी सरफेस पे मौजूद है।
ये पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, इसीलिए हम इन्हें पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक मोलेकुलर पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं, और ये वो मोलेकुलर पैटर्न है जो कि किसी भी माइक्रोब की सरफेस पे मौजूद है, और इंटरेस्टिंगली ये ह्यूमन सेल पे मौजूद नहीं हो सकता। सो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए क्या होता है कि इनेट आर्म जो है वो बहुत ज़्यादा किस्म के चूँकि माइक्रोब्स आने होते हैं, बहुत डिफरेंट डाइवर्स पैटर्न्स आते हैं डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स के ऊपर, और उन सब को डिटेक्ट करना है। तो इसलिए जो इनेट आर्म होगा, इसके अंदर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक हर डिफरेंट टाइप के माइक्रोब के लिए नहीं होंगे, कि ये नहीं होगा कि अब क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं जो कि आ रहे हैं, उन सब को डिटेक्ट करने के लिए बहुत डिफरेंट तरह के रिसेप्टर हर माइक्रोब के लिए सेपरेट हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन इन रिसेप्टर्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये फ़ौरन और आपकी बॉडी के अपने सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो फ़ौरन है और कौन सा सेल्फ है। सो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो है उसकी जब डिटेक्शन हो जाती है तो इनेट जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, और फिर बॉडी उससे अपने आप को डिफेंस देने के लिए उसके डिफरेंट सेल्स इनेट इम्यून सिस्टम के काम करेंगे। जब कोई ऑर्गेनिज़म बॉडी में एंटर होगा तो डिपेंड करता है कि अब उससे किस तरह से निपटा जाए, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म पर डिपेंडेंट है, उसमें किस तरह का डिफेंस सिस्टम जो है अब बॉडी ने एक्टिवेट करना है और उस आने वाले ऑर्गेनिज़म से जान छुड़वानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक तरह का कोई बैक्टीरिया आता है और हम देखते हैं कि उसमें ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो उससे उस बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। लेकिन एक और तरह का बैक्टीरिया अगर आ जाए, कोई उससे डिफरेंट, तो हो सकता है कि वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के थ्रू उसके इन्फेक्शन को क्लियर किया जाए। सो ये जो टाइप है रिस्पॉन्स की, कि किस तरह का रिस्पॉन्स बॉडी ने देना है, किस तरह से कौन से इम्यून सिस्टम को ज़्यादा जो कौन से तरीके को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने इस इन्फेक्शन से जान छुड़वानी है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो किस तरह के साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसमें साइटोकाइंस की प्रोडक्शन बहुत अहम है कि साइटोकाइन किस टाइप के प्रोड्यूस हुए हैं, ताकि फर्दर जो है ना उसको क्लियर किया जा सके। और ये चीज़ कि साइटोकाइन कैसा प्रोड्यूस होना है ये यकीनन डिटरमिन होता है उस पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर के थ्रू, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज़म आया उसने आके पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट की और उसको डिटेक्ट किया गया कि किस टाइप का ऑर्गेनिज़म है, और उसके बाद जो है पूरा एक सिग्नलिंग कैस्केड चलता है जिसके बाद साइटोकाइंस की प्रोडक्शन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज़म आया, वो अपने रिस्पेक्टिव पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर के साथ आके अटैच हुआ और उसके बाद जो है साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए। सो यहाँ ही ये डिसीजन हो जाएगा कि अब ह्यूमोरल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की ज़रूरत है। दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स की जो हम यहाँ पे तफसील से डिस्कस करेंगे। एक को हम टॉल लाइक रिसेप्टर कहते हैं और एक मैनन बाइंडिंग लेक्टिन रिसेप्टर्स हैं, या इन्हें मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। किसी भी सेल में मुख्तलिफ़ तरह के TLRs मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन फ़र्क होती है। कुछ ऐसे TLRs हैं जो कि सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, जैसे TLR2 है या TLR4 है या TLR5 है। इसके अलावा कुछ ऐसे TLRs हैं जो एंडोसोम में मौजूद होते हैं, जैसे TLR3, 7, 8, 9। ये डिफरेंट TLRs हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के इम्यूनोजेंस को और एंटीजेंस को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस डिटेक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ्लैजेलन जो है वो एंटर होता है और वो इंटरेक्ट करता है TLRs के साथ, तो दैट विल बी डिटेक्टेड बाय TLR5 ओनली। इसी तरह से अगर LPS है तो दैट वुड बी डिटेक्टेड बाय TLR4 एंड सो ऑन। ग्राम नेगेटिव
बैक्टीरिया की सरफेस में LPS मौजूद होता है जो कि एंडोटॉक्सिन है। ये LPS ह्यूमन सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। अब ये LPS की प्रेजेंस जो है ये श्योर कर देती है कि ये बैक्टीरिया है और जिसने इन्फेक्ट किया और वो ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। इस ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में मौजूद जो LPS है, इसके आगे मज़ीद डिफरेंट मॉइटीज़ होते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कसेबल मॉइटी है जो वो लिपिड A है। अब ये अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर LPS को अगर हम डिटेल में देखें तो लिपिड A मॉइटी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिपिड A ही है जो कि किसी भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को डेथ तक लेके जा सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है या कोई भी माइक्रोब इन्फेक्ट करता है तो बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि वो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ कर सकती है ब्लड स्ट्रीम में। अब होगा क्या कि ये जो केमिकल्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हुए हैं, इनका काम क्या है कि ये इन्फेक्शन के साथ फ़ाइट करेंगे और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो क्योर कर सकेगा। लेकिन ऐसे इस फाइट के दौरान सेप्सिस होना पॉसिबल होता है। सेप्सिस के दौरान बॉडी का जो ये रिस्पॉन्स है इन केमिकल्स के लिए वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, और जब ये रिस्पॉन्स आउट ऑफ बैलेंस होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं। सम टाइम के ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, और अगर सेप्टिक शॉक होता है तो उसके नतीजे में डेथ हो सकती है। सो ये जो इन्फेक्शन है इट कैन अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ डेथ, सेप्टिक शॉक एंड अल्टीमेट डेथ। सो इसमें जो रीज़न है इस डेथ की वो क्या होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल लिपिड A ही परफॉर्म कर रहा होता है। जब बैक्टीरियल सरफेस से LPS रिलीज़ होता है तो रिलीज़ होने के बाद ये प्लाज्मा में मौजूद एक प्रोटीन के साथ आके कंबाइन करता है और उस प्रोटीन को हम LPS बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ये प्लाज्मा में ऑलरेडी मौजूद होती है। ये LBP जो है, जो LPS बाइंडिंग प्रोटीन है, ये LPS को लेके एक रिसेप्टर तक पहुंचती है जिसको हम CD14 कहते हैं। ये CD14 रिसेप्टर एक्चुअली मैक्रोफेजेस की सरफेस पे मौजूद होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैक्रोफेज की ये मौजूद है, और जब ये LPS अलॉन्ग LBP आके CD14 के साथ अटैच होगा तो नतीजतन ये टॉल लाइक रिसेप्टर 4 को स्टिमुलेट कर देगा। TLR4 की जब स्टिमुलेशन होती है तो उसके बाद एक सिग्नलिंग कैस्केड चल पड़ता है। एक सिग्नल है जो कि डिफरेंट किस्म की इंटरमीडिएट प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करता है। कुछ फॉस्फोरिलेशंस होती हैं, कुछ यूबिक्विटिनेशंस होती हैं, एंड सो ऑन। सारे का सारा एक कम्प्लेक्स सिग्नलिंग कैस्केड है जिसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद इस सारे प्रोसेस से गुज़रते हुए जब ये सारा कैस्केड चलता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सिग्नल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फॉर्म में, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंटर होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और आके यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। जब न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होते हैं अपने रिस्पेक्टिव जीन्स के साथ और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इंटरल्यूकिन 1, 6 या 8 प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा प्रोड्यूस हो सकता है। ये एक्चुअली ऐसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। इनकी प्रोडक्शन से B7 प्रोटीन को कोस्टिमुलेट किया जाता है। जो B7 प्रोटीन है उसका काम क्या है कि वो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर सके,
और जब हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो अल्टीमेटली वो जाके बी सेल्स को अफेक्ट करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे और अल्टीमेटली प्लाज्मा सेल बनेगा और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। सो इस तरह से कोई जब एलपीएस या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद एलपीएस आके TLR4 को स्टिमुलेट करता है तो एक सिग्नलिंग कैस्केड के बाद अल्टीमेटली इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होते हैं और हेल्पर टी सेल भी एक्टिवेट होता है। TLR2 या तो TLR1 के साथ हेटेरोडाइमर बनाता है या TLR6 के साथ, और फिर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ईस्ट को डिटेक्ट करता है। इसका लाइगेंड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है या ईस्ट होती है, बिकॉज ये उन पे मौजूद मोलेकुलर पैटर्न को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। बहुत से बैक्टीरियल और ईस्ट सेल्स की सरफेस पे एक पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है जिसे मैनिन कहते हैं। ये मैनिन शुगर मैनोज का पॉलीमर है और ह्यूमन सेल्स में ये मौजूद नहीं होता। MBL या मैनिन बाइंडिंग लेक्टिन इसके साथ बाइंड करती है। जब कोई भी माइक्रोब आता है और बॉडी उसके अगेंस्ट एक्यूट रिस्पांस देना चाहती है तो उस एक्यूट रिस्पांस में ब्लड के सीरम में मौजूद ये नॉर्मल सी प्रोटीन जिसे हम मैनिन बाइंडिंग लेक्टिन कहते हैं, ये इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है और ये MBL जो है ये जाके मैनिन के साथ बाइंड करेगा। मैनिन चूँकि पॉलीसेकेराइड है और ये ईस्ट या बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे मौजूद है, सो ये तो माइक्रोब की सरफेस पे होगा और MBL जो कि सीरम में मौजूद था ये जाके इसके साथ बाइंड कर जाएगा। इस बाइंडिंग के नतीजे में जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन होगी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स माइक्रोब की डेथ कॉज करेंगी। इसी तरह से जो फेगोसाइटोसिस है वो भी इन्हांस होगी, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये एक ऑप्सोनिन के तौर पे काम करेगा कि फेगोसाइटोसिस को इन्हांस कर देगा। और जब फेगोसाइटोसिस इन्हांस होगी तो यकीनन फिर ये माइक्रोब जो हैं ये किल कर दिए जाएंगे। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स भी एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसमें कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये इन प्रोटीन्स का एक्चुअली कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब बॉडी किसी भी माइक्रोब के साथ इंटरेक्ट करती है। अब ये प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में मौजूद होती हैं इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इसी तरह से मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है। ये सब जो है ये भी एक तरह का इनेट इम्यूनिटी का पार्ट बनाते हुए बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिंथेसाइज होती हैं लीवर के थ्रू और ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस देती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म भी होता रहता है, बॉडी के अंदर कुछ और किस्म की टूट फूट भी होती है, टिश्यूज़ की इंजरी भी होती है, तो ऐसे केसेस में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या कोई टिश्यू इंजर हो जाए तो लिवर इन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है और ये सी रिएक्टिव प्रोटीन और ये मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो हैं ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हुए नॉन स्पेसिफिकली बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी से क्योर करने के लिए और उसकी जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनसे निजात पाने के लिए हेल्प करता है। लीवर इन प्रोटीन्स को तब सिंथेसाइज करना शुरू करेगा जब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसा कि इंटरल्यूकिन 1 है या 6 है या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, तो ये सारे के सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके एक्सपोजर के रिस्पांस में मैक्रोफेजेस ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सके। इन्फ्लेमेशन होगी तो ये सारे के सारे जो मैक्रोफेजेस ने जो ये इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस किए होते हैं, ये जब इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे तो वहाँ से इन्फेक्शन को क्लियर किया जाएगा। एक्चुअली ये साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेशन को इन्हेंस करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। कुछ ऐसे भी एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं जो कि बैक्टीरियल सरफेस पे जाके बाइंड कर जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं।
जिसके नतीजे में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये सेल वॉल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पे जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है ये उस कार्बोहाइड्रेट के साथ जाके बाइंड करता है। और जैसे हमने एक और एग्ज़ाम्पल देखी कि जो MBL है वो मेनन के साथ जाके बैक्टीरियल सरफेस पे बाइंड करता है और अल्टीमेटली उसको किल करता है। डिफेंसेंस हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड या कैटायनिक इन नेचर होते हैं। ये बेसिकली पेप्टाइड्स हैं। इनका काम क्या है कि जब कोई बैक्टीरिया आता है तो ये उसकी मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देते हैं। ये पोर्स क्रिएट होने से ज़ाहिर है कि मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये डिस्टिंक्शन जो है कि माइक्रोबियल सेल है या ये हमारी बॉडी का अपना सेल है, इसकी डिस्टिंक्शन डिफेंसेंस कैसे करते हैं, दिस इज़ अननोन सो फार। डिफेंसेंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि न्यूट्रोफिल्स हैं या पेनिथ सेल्स हैं इंटेस्टाइनल क्रिप्स के, तो उनमें अल्फा डिफेंसेंस होते हैं। जबकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें डिफरेंट तरह के डिफेंसेंस प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम बीटा डिफेंसेंस कहते हैं। अल्फा डिफेंसेंस में एंटीवायरल एक्टिविटी भी होती है। इसके अलावा जब HIV आके सरफेस पे मौजूद सेल सरफेस पे मौजूद एक रिसेप्टर है जिसे हम CXCR4 कहते हैं, उसके साथ जब आकर HIV बाइंड करता है तो उस बाइंडिंग में अल्फा डिफेंसेंस अगर इंटरफेयर करते हैं तो वायरस जो है उसकी एंट्री सेल के अंदर पॉसिबल नहीं होती। सो ये HIV को इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एंटर नहीं होने देता, बल्कि ये उसकी एंट्री को ब्लॉक करता है। यही वजह है कि कुछ HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर्स कहलाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर्स वो होते हैं जिनमें HIV का इन्फेक्शन तो होता है, HIV उनकी बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं करते। अप टू 8 ईयर्स वो वैसे ही उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे होते और CD4 सेल काउंट जो है उनका बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता। वो इंडिविजुअल्स बहुत तेज़ी के साथ उनमें HIV प्रोग्रेस करके सिम्टम्स शो नहीं करता, उन इंडिविजुअल्स को हम लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर्स कहते हैं। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एपोलिपोप्रोटीन BRNA एडिटिंग एंजाइम। ये बेसिकली रेट्रोवायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन देता है, डिफेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे HIV है तो ये एक रेट्रोवायरस है और उसके अगेंस्ट APOBE-C3G डिफेंड करता है। इसका काम क्या है कि रेट्रोवायरस के DNA में ये हाइपर म्यूटेशन कर सकता है। इसी तरह से ये mRNA के अंदर भी हाइपर म्यूटेशन कर सकता है, रेट्रोवायरल mRNA के अंदर। जब रेट्रोवायरस का इंट्रोडक्शन होगा किसी भी सेल में तो वो उसका DNA उसका mRNA उन दोनों में हाइपर म्यूटेशन होगी। कैसे कि ये एंजाइम डीअमाइनेट कर देगा साइटोसिन्स को, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हाइपर म्यूटेशन होगी तो नतीजे के तौर पे ये वायरल पार्टिकल्स जो हैं ये इन्फेक्टिव नहीं रहेंगे, इनकी जो इन्फेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब HIV जो है वो भी ख़ुद को इस डिफेंस सिस्टम से बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो VIF या वायरल इन्फेक्टिविटी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि इस एंजाइम के साथ काउंटरैक्ट कर सकते हैं ताकि HIV इस हाइपर म्यूटेशन से बच सके, जिसके नतीजे में उसकी इन्फेक्टिविटी रिड्यूस होती है। इम्यूनिटी का दूसरा विंग अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। ये तब अराइज होती है जब कोई माइक्रोबियल एजेंट आता है और बॉडी उसके साथ एक्सपोज होती है, सिर्फ उसके बाद ही ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काम करता है। और जब एक्सपोजर होता है और उसके बाद 2-3 दफ़ा आप उसी माइक्रोब के साथ एक्सपोज हो रहे होते हैं, एक्सपोजर रिपीटेड हो जाए तो ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये इंतहाई स्पेसिफ़िक है, जैसा कि हमने देखा था कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफ़िक नहीं होता, वो नॉन स्पेसिफिकली काम करता है, लेकिन जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ये बहुत ही स्पेसिफ़िक होता है।
जो सेल्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं उनमें मेमोरी की भी कैपेसिटी होती है। जैसे हमने देखा था कि बी लिम्फोसाइट्स हैं तो वो मेमोरी बी सेल्स बना देते हैं, और इसी तरह से मेमोरी टी सेल्स भी बनते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी एक एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी रख रहे होते हैं जिसके साथ वो पहले से एक्सपोज हुए होते हैं। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये फर्दर एक्टिव या पैसिव इन नेचर हो सकती है। थैंक यू।